Assalamu alaikum students of class 8. I am your SST teacher Miss फौजिया सलीम। आज हमारी क्लास जो है वो आपके रिमेनिंग चैप्टर के ऊपर है। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोविंसेस की हिस्ट्री का चैप्टर, हमने चैप्टर 9 स्टार्ट किया था, हिस्ट्री ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ओके, और उसमें हमने क्या पढ़ा था कि सिंध की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस कौन सी हैं, और उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि पाकिस्तान के जो प्रोविंसेस हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमने पढ़ा था। आप जानते हैं चारों सूबों के नाम, और पांचवा जो सूबा है वो गिलगित बल्तिस्तान है। ठीक है, उसके बाद हमने सिंध पढ़ा था। सिंध में जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं लाइक मोहनजोदारो, और इसके अलावा हमने पढ़ा था वहाँ के जो मकली का कब्रिस्तान है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद कौन कौन सी कौमें वहाँ पे आई और उन्होंने हुकूमत की, उसमें हमने सोमरास पढ़ा और समास के बारे में पढ़ा था, अरगून्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसको रिकॉल किया है जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, और उसमें जाम तमाची के बारे में हमने पढ़ा था। ये साइड में थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे दी हुई है कि जाम तमाची रूल्ड ओवर सिंध फ्रॉम 1368 AD to 1370 AD and from 1389 AD to 1392 AD. He was once captured by Tughlaq rulers and imprisoned in Delhi, but escaped and restored his rule over his homeland. He was one of the most famous rulers of the region, and many stories about his are narrated in folk songs. जाम तमाची जो है इसके दौरे हुकूमत यहाँ पे आपको बताया है कि 1368 AD से 1370 AD तक इसका दौरे हुकूमत रहा, और इसने तुगलक के दौर में जो है यहाँ को कैप्चर किया, इस इलाके को, इस सूबे को। उसके बाद इसे दिल्ली की जेल में यानी कि कैद में डाल दिया गया, लेकिन ये वहाँ से फ़रार हो गया। और उसके बाद इसने अपने होमलैंड यानी कि सिंध में ही इसने हुकूमत की, और ये बहुत से मशहूर रूलर्स में से एक था जिन्होंने इस इलाके पे हुकूमत की। और इससे रिलेटेड बहुत सी फोक स्टोरीज़ मींस लोक दास्तानें, जो यानी कि हमारी पुरानी जो कहानियाँ होती हैं इलाकाई हमारे कल्चर से रिलेटेड, वो इनके साथ रिलेट हैं, यानी इनके हवाले से मशहूर हैं, जिनको वहाँ के लोक गानों में एक नैरेट यानी कि कहानी के तौर पे उसे बयान किया जाता है। Some of these stories may not be true, but at least they tell us about the feelings of the people towards his ancient hero. One famous story describes how Jam Tamachi fell in love with a simple fisherman from a Kanjar lake and renamed her Nuri to become his queen. अच्छा, यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि ये बयान की जाने वाली जितनी भी कहानियाँ हैं ये 100% मीन टू से कि सच्ची नहीं है, लेकिन बहरहाल उनमें कुछ ना कुछ हकीकत है, और उसके थ्रू वो लोग अपनी फीलिंग्स को जो है वो बयान करते हैं इन पोइट्री और इन सॉन्ग्स के ज़रिए से। और एक बहुत ही मशहूर कहानी जो है वो जाम तमाची के साथ रिलेटेड है, जो मैं आपको प्रीवियसली भी बता चुकी हूँ कि वो एक नूरी जो है वो एक आम से मछेरे की बेटी थी, और वो इसे पसंद आ गई थी और उन्होंने उससे शादी की और उसके बाद उसे अपनी मलका बना लिया। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो डिवोटेड टू पीर हम्माद जमाल who lived on the Makli hill near Thatta. It was in this period that people started burying their dead in Makli, and this hill became one of the largest graveyard in the world. Tamachi and his wife Nuri are also buried there, although some historians think that Nuri is buried in the middle of Kanjar Lake. अब यहाँ वो बता रहे हैं कि ये पीर हम्माद जमाल जो हैं ये
उनके बहुत बड़े डिवोटेड थे, यानी कि उनसे बहुत ज़्यादा ये मुतासिर थे, जो मकली की पहाड़ी यानी जो ठट्ठा में मकली की पहाड़ी है वहाँ रहते थे। और इस टाइम के बाद लोगों ने यहाँ पे अपनी डेड बॉडीज़ को यानी अपने मरने वाले लोगों को दफनाना शुरू किया, और इस तरह से ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। और कहा जाता है कि जो है जाम तमाची और उसकी बीवी नूरी भी यहीं पर दफन है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि नूरी जो है वो केंजर झील के बिल्कुल सेंटर में जो एक मज़ार बना है, देखा होगा आप लोगों ने, वो जाम तमाची का है, नूरी का है, सॉरी नूरी का है, और उसे वहाँ दफन किया गया है। Here are the picture of tomb of नूरी जाम तमाची जो केंजर झील के बिल्कुल सेंटर। Okay students, now we are going to talk about another tribe, या आप इसको कह सकते हैं कि civilization सोमराज, ठीक है। When the Arab Empire grew, okay, the Somraj declared independence in 1026 AD, ठीक है बेटा, ये आपकी प्रीवियस क्लास में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ। जस्ट एज ए रिकॉल मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। इसमें भी आपको उमर जो वहाँ के थे सिंध में जो हुक्मरान थे, वहाँ के हाकिम थे, उमर सोमरो के बारे में आपको बताया था, उनकी स्टोरी के बारे में बताया था, मारवी के बारे में बताया था। उसके बाद आपको समास के बारे में बताया था, ठीक है। समास में नूरी जाम तमाची का जिक्र आया था, जो अभी आपको जो आपकी साइड में आपको पैसेज दिया हुआ था उसमें इनके बारे में लिखा था, वो सारा कुछ आपको बताया गया था। उसके बाद अरहून्स हैं, ठीक है, अरहून्स जो सेंट्रल एशिया से आए थे, इनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया था। अब जो आज की आपकी क्लास का जो टॉपिक है वो शुरू हो रहा है आपका तरखान्स, यानी ये वो सारी कौमें आपको बताई जा रही हैं जिन्होंने सिंध में हुकूमत की, ठीक है। और ये कहाँ से चली आ रही हैं? ये सोमराज से शुरू हुई, उसके बाद समास आए, अरहून्स आए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तरखान्स, ठीक है। तरखान्स पर डिस्टेंटली रिलेटेड टू द अरहून्स, ठीक है। इसमें आपको बता रहे हैं कि तरखान जो हैं उनका ताल्लुक़ बनता है अरहून से, जो अरहून कौम यहाँ पे हुकूमत करके गई है, और वो उनका ताल्लुक़ किससे था? चंगेज़ ख़ान की नस्ल से था, ठीक है। 1955 में मिर्ज़ा ईसा ख़ान तरखान जो है वो ठट्ठा पर उन्होंने हुकूमत की, और फिर उनके बेटे ने उनकी इस बादशाहत को आगे बढ़ाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो रूलर्स थे, बादशाह हुआ करते थे, उनकी नस्ल दर नस्ल ये चीज़ चलती थी कि बाप बादशाह है तो फिर उसके बाद उसका बेटा उसकी बादशाहत जो है उसे संभालता था और आगे बढ़ाता था। उसके बाद द मुग़ल एम्परर अकबर सेंड हिज जनरल खान खन्नान टू कैप्चर सिंध ड्यूरिंग हिज पीरियड, ठीक है। उसके बाद जो मुग़ल अकबर बादशाह था उसने अपना जो जनरल था खान खन्नान के नाम से, उसको भेजा उस टाइम पे कि सिंध को कैप्चर करे, मतलब सिंध को जाके उसकी तामीर व तरक्की को आगे बढ़ाए। जानी बेग द तरखान रूलर ऑफ द टाइम फाउट ब्रेवली बट वॉज डिफीटेड। उस टाइम पे जो तरखान रूलर था उसका नाम जानी बेग था, और उसने बड़ी बहादुरी से जो है वो जंग लड़ी या लड़ाई लड़ी, लेकिन वो हार गया। और इसके बाद क्या हुआ? ही रियलाइज्ड, उसको ये रियलाइज़ हुआ, उसको ये बात समझ में आ गई कि ज़्यादा लंबी जंग लड़ना, मुग़ल हुकूमत के ख़िलाफ़ या मुग़लों के ख़िलाफ़ लड़ना जो है वो सिंध के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। ये बात उसको समझ में आ गई थी, इसलिए एंड देयरफॉर एक्सेप्टेड मुग़ल रूल इन द प्रोविंस। इसलिए उन्होंने क्या किया कि मुग़ल हुकूमत जो थी उसको सूबा सिंध में एक्सेप्ट कर लिया, कबूल कर लिया, या आप कह सकते हैं कि हार मान ली, ठीक है। द मुग़ल्स अपॉइंटेड हिम एज देयर गवर्नर इन सिंध। और फिर मुग़ल्स ने क्या किया कि जानी बेग जिन्होंने हार मान ली थी उनको सिंध के गवर्नर के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया, अपॉइंट। The position passed on after him to his son Ghazi Beg। अब
ये हुआ कि उन्हें गवर्नर बना दिया गया सिंध का, और फिर उनके बाद उनकी ये पोजीशन उनके बेटे गाजी बेग को ट्रांसफ़र हो गई। जानी बेग एंड गाजी बेग वर ब्रेव सोल्जर्स, ठीक है। ये दोनों जो हैं बाप बेटा जानी बेग और गाजी बेग बहुत बहादुर सोल्जर्स थे, बहुत बहादुर सिपाही थे। लेकिन इनका एक ग्रेट पैशन भी था। पैशन मीन्स एक जैसे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना, उसको फॉलो करना, वो था पोइट्री और म्यूज़िक, यानी कि शायरी और मौसीकी, ठीक है। और दे बिकेम फ्रेंड्स ऑफ द फेमस म्यूजिशियन मियां तानसेन एट द कोर्ट ऑफ अकबर एंड इंट्रोड्यूस मैनी न्यू राग्स इन सिंध। अब तानसेन जो है, यहाँ एक जो नया नाम आ रहा है, इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूँ कि बादशाहों के ज़माने में ये होता था कि उन्हें अगर कोई म्यूज़िक सुननी है, आज हम कोई भी सीडी कोई भी चीज़ प्ले कर लेते हैं और हम सुन लेते हैं, तो उस ज़माने में ये होता था कि लाइवली एक म्यूज़िशियन को बुलाया जाता था और वो दरबार में आके बादशाहों को राग और गाने और जो भी चीज़ उनकी मर्ज़ी होती थी उन्हें सुनाया करते थे। तो तानसेन जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर म्यूज़िशियन था बादशाहों के ज़माने का, मुग़लिया दौर का, और बहुत सारे राग जो है इसने बनाए थे। तो ये दोनों जो थे जानी बेग और गाजी बेग, इनका इंटरेस्ट क्योंकि शायरी और मौसीकी में था, इसलिए अकबर के दरबार में इनकी दोस्ती जो है वो तानसेन से हो गई और इन्होंने बहुत से नए राग जो है वो सिंध में इंट्रोड्यूस करवाए, यानी कि मुतारिफ़ करवाए। द पीपल ऑफ सिंध कंटिन्यू टू सिंग द राग्स ऑफ तानसेन ऑन द ग्रेव ऑफ जानी बेग एंड गाजी बेग फॉर मैनी सेंचुरीज। सिंध के जो लोग हैं उन्होंने जानी बेग और गाजी बेग जो थे, इनकी कब्रों के ऊपर तानसेन के बहुत से राग जो है वो कई सदियों तक गाए। और ये वो टाइम था कि जब सिंध में सिंधी लिटरेचर, सिंधी ज़बान का जो लिटरेचर था वो डेवलप होना शुरू हो गया था, यानी कि सिंधी ज़बान में भी मुख्तलिफ़ चीज़ें लिखाई के तौर पे, जैसे कोई सिंधी की किताब या सिंधी का कोई मजमूआ, रिसाला वगैरह, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो गई थी। फोक स्टोरीज ऑफ एंशंट सिंध वर कंपोज्ड इन द फॉर्म ऑफ पोएम्स, यानी सिंध की जो एंशंट स्टोरी, फोक स्टोरीज यानी कि पुरानी जो दास्तानें, पुरानी जो कहानियाँ थीं, उनको नज़मों की शक्ल में, शायरी की शक्ल में गाया जाता था और उस नज़्म और उस शायरी के अंदर पूरी कहानी जो है वो बयान की जाती थी। अब तरखान का ये दौर हुकूमत था, इनके ये इम्पॉर्टेंट लोग थे जो इसमें आपको बताए गए हैं। उसके बाद जो कौम आई थी वो थी कलहोड़ास। कलहोड़ा कौम जो थी क्लेम्ड देयर डिसेंट फ्रॉम द Kalhuras claimed their descent from the Abbasid caliphs of Baghdad. They made Sindh independent from the Mughals after the death of Aurangzeb when the Mughal Empire grew weak. However, the Persian king Nadir Shah soon invaded the province and made it part of the Persian Empire. कलहोड़ा जो थे उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया अब्बासी कैलिफ जो खलीफा थे, ठीक है, और वो बगदाद से आए थे। उन्होंने सिंध को आज़ाद किया। आपने इससे पहले पढ़ा कि तरखान जो थे उनके दौरे हुकूमत में मुग़ल बादशाह यानी मुग़लिया दौर की हुकूमत थी, बादशाहों की हुकूमत थी। तो इन्होंने सिंध को मुग़लिया हुकूमत से आज़ाद किया और औरंगज़ेब बादशाह के इंतकाल के बाद उनकी जो हुकूमत थी, मुग़ल अम्पायर जो था वो बहुत वीक हो गया था। उनकी बादशाहत ख़त्म होने के बाद, उनके इंतकाल के बाद, उनके जिन लोगों ने हुकूमत को संभाला वो हुकूमत को इतनी अच्छी तरह नहीं चला सके और उनकी हुकूमत जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई। और आपको पता है कि जब कोई कमज़ोर हो जाता है, कोई भी हुकूमत या कोई भी इंसान, तो जो चालाक लोग होते हैं वो फ़ौरन उस पर अटैक करते हैं उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए, और वो उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर वहाँ पे या तो हुकूमत करना या किसी से कोई चीज़ छीन लेना, इस किस्म की जो भी चीज़ें होती हैं ये उस वक्त बहुत आसान हो जाती हैं जब सामने वाला कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो यही सिंध में भी हुआ। औरंगज़ेब बादशाह के इंतकाल के बाद
मुग़ल हुकूमत जो थी वो कमज़ोर हो गई थी, और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया किसने? पर्शियन किंग यानी कि फ़ारसी बादशाह नादिर शाह। ठीक है, ये बादशाह था जो पर्शियन था, फ़ारसी था, और इसने इस सूबे पे हुकूमत की। और फिर इसने क्या किया? सिर्फ हुकूमत ही नहीं की बल्कि इस सूबे को पर्शियन अम्पायर का हिस्सा बना दिया। ठीक है, ये फ़ायदा उठाया उन्होंने उनकी कमज़ोरी का। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी दुश्मन पे अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? तो जब उनके दुश्मनों पे या दूसरे लोगों पे जो उनसे ताकत में ज़्यादा थे, जब उनके ऊपर उनकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो गई तो उन्होंने फ़ौरन इसका फ़ायदा उठाया। ठीक है, और वहाँ पे अपनी हुकूमत बना ली। अब उसके बाद जो कौम, कलहोड़ास के बाद जिस कौम ने यहाँ पे हुकूमत की वो थी तालपुर्स। ठीक है, अब ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, ये आप देखेंगे बहुत सारे सिंधी लोग जो होते हैं उनके नाम के आगे एज ए कास्ट ये नाम लगे हुए होते हैं। कलहोड़ा, तालपुर, सोमरो, समास, सम्मो, ये सारे नाम उनके साथ आगे नाम के साथ लगे हुए होते हैं बहुत से सिंधी लोगों के। अगर अब तक आपने नोट नहीं किया तो आइंदा नोट कीजिएगा। ठीक है, ये कास्ट होती हैं, यानी कि ये लोग उस ज़माने से इनके जो आबा अजदाद या इनकेस्टर्स हैं वो इनसे किसी न किसी तरह बिलोंग कर रहे होते हैं, और इसीलिए वो अपने नाम के साथ ये सारे नाम उनके लगे हुए होते हैं। ठीक है, तालपुर्स केम फ्रॉम द मारी ट्राइब ऑफ बलूचिस्तान। दे वर द लास्ट इंडिपेंडेंट rulers of Sindh before the British conquered it in 1843 AD. They played an important role in developing the cities of Khairpur, Hyderabad and Mirpur. अब तालपुर कहाँ से आए थे? बलूचिस्तान का एक कबीला है मारी, वहाँ से ये लोग आए थे। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंध को कलहोड़ा कौम से आज़ाद किया, आज़ाद करवाया, और ये आखिरी रूलर्स थे यानी आखिरी हुक्मरान थे जो ब्रिटिश के फातिहीन के आने से पहले ये आखिरी हुक्मरान थे या आखिरी हुकूमत थी जो सिंध में कायम हुई थी 1843 AD में। ठीक है, और इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया, यानी कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। किस लिए? डेवलपिंग के लिए, यानी कि शहरों को अच्छा बनाने के लिए, शहरों को तरक्की देने के लिए। और वो शहर कौन से थे? खैरपुर, हैदराबाद और मीरपुर। इन 3 सिटीज़ को इन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया। और उसके बाद जो है द ब्रिटिश जो है इसकी बड़ी लंबी हिस्ट्री है। इसको यहाँ पे समझने से पहले आप लोगों को पता है कि ब्रिटिश किस तरह सिंध में या जनूबी एशिया में दाखिल हुए थे। उन्होंने तिजारत का बहाना बनाया था। तिजारत को बहाना बना के वो अपनी चालाकी से सिंध में दाखिल हुए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने यहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। सर चार्ल्स नेपियर कॉन्कर्ड सिंध इन 1843 आफ्टर डिफीटिंग द तालपुर्स इन बैटल ऑफ म्यानी। ठीक है, म्यानी एक जगह का नाम है, वहाँ पे जंग हुई थी। जो सर चार्ल्स नेपियर जो फातेह हैं यानी कि ब्रिटिश एक अंग्रेज़ फातेह जिसने सिंध में जंग लड़ी तालपुरों से, और ये जंग हुई थी म्यानी के मकाम पे। एट फर्स्ट ही मेड हैदराबाद हिज कैपिटल बट लेटर शिफ्टेड इट टू कराची। और उन्होंने जो है ब्रिटिश ने यहाँ आने के बाद पहले हैदराबाद को सबसे पहले सिंध का कैपिटल बनाया और फिर उसके बाद कराची को सिंध का कैपिटल बनाया, जो कि आज तक सिंध का कैपिटल है, एज यू नो, है ना, जानते हैं आप लोग। और उसके बाद क्या हुआ? सिंध रिमेन मोस्टली पार्ट ऑफ द बॉम्बे प्रोविंस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। A commissioner was appointed to rule it. One of the most famous commissioners of Sindh was Sir Bartle E. Frere. He was very popular with the people and they built the famous Frere Hall in Karachi in his honor.
इन्होंने सिंध में जो है वो बहुत से इलाकों को बॉम्बे का सूबा बना दिया अपने दौरे हुकूमत में, और यहाँ के जो कमिश्नर थे उन्होंने यहाँ के शहरों के लिए बहुत ज़्यादा तरक्की के काम किए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम किया। सर बार्टल ई फ्रेयर, अब इनके नाम पे यहाँ पे एक बहुत मशहूर कराची में एक हॉल तामीर किया गया था जिसको फ्रेयर हॉल के नाम से जाना जाता है। कराची में है, हो सकता है आप लोगों ने देखा हो, अगर नहीं देखा तो आप लोग जाके देखें कि इनके नाम पे एक बड़ा सा हॉल यहाँ पे बनाया गया था। और इसके बाद इन्होंने और भी बहुत सारे तरक्की के काम किए। ब्रिटिश जो थे ये भी तिजारत का बहाना करके सिंध में दाखिल हुए थे, और फिर यहाँ पे इन्होंने असला और बारूद वग़ैरह जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जमा करना शुरू किया तिजारत की आड़ में, ठीक है। और फिर इन्होंने जंग की तैयारी की, और उसके बाद मुसलमानों के साथ उनकी मुसलमानों और अंग्रेज़ों की जंगें हुई, और इसके लिए उन्होंने यहाँ पे बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी तिजारत का बहाना करके। अब उसके बाद बारी आती है इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस आप जानते हैं, इंडिपेंडेंस के नाम से फ़ौरन हमारे जहन में क्या बात आती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, 14 अगस्त 1947। इंडिपेंडेंस के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि फ़ौरन इंडिपेंडेंस के नाम से हमारे जहन में क्या डेट आती है? 14 अगस्त 1947 आता है हमारे जहन में, और कायदे आज़म आते हैं, ठीक है, और कायदे आज़म के साथियों के नाम आते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was of the opinion that Sindh should be a separate province. One of his 14 points was that Sindh should be separated from the Bombay Presidency. Eventually, Sindh became a separate province in 1937. During the election of 1945-46, the Muslims of Sindh voted mostly for the Muslim League, and hence it became part of Pakistan when the new country was created. ठीक है, कायदे आज़म जो है उनका ओपिनियन, कायदे आज़म का जो ओपिनियन था, यानी कायदे आज़म का जो ख्याल था सिंध के बारे में, वो ये था कि सिंध को एक सेपरेट प्रोविंस यानी कि एक अलहदा सूबा होना चाहिए, ठीक है। और उनके 14 पॉइंट्स थे जो कि आप लोग आगे की क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि उन्होंने 14 पॉइंट्स अपने दिए थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे हमारे इंडिपेंडेंस के हवाले से, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। तो उसमें एक पॉइंट ये भी था कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर देना चाहिए, सिंध जो है वो उसे एक सेपरेट प्रोविंस करना चाहिए और बॉम्बे की प्रेसिडेंसी से उसे अलग कर देना चाहिए। पर सिंध जो था वो एक सेपरेट यानी कि एक अलहदा प्रोविंस, एक अलहदा सूबा बन गया। किस सन में? 1937 में। और जो 1945-46 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी जो तादाद थी, उनके वोट जो थे वो मुस्लिम लीग के लिए थे। और इसी तरह आगे चलकर सिंध जो है वो जब अलग से एक सूबा बन गया, जब वो पाकिस्तान का क्रिएशन हुआ, यानी कि पाकिस्तान एक नए मुल्क के तौर पे जब वो वजूद में आया, तो सिंध जो था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया, क्योंकि वहाँ की बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी तादाद जो है उसने मुस्लिम लीग को वोट दिया था, और मुस्लिम लीग जो है वो कायदे आज़म की पार्टी थी। ठीक है, अब यहाँ तक जो है आपका प्रोविंस सिंध की हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होती है। और अब इसके बाद हम ये करेंगे कि हम सूबा सिंध से रिलेटेड, प्रोविंस सिंध से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स आपको बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द टाइटल पेज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है। और उसके बाद आप टाइटल पेज बनाएंगे फॉर द चैप्टर, चैप्टर नेम जो है आपका, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम,
उसका आप टाइटल पेज बनाएंगे। आफ्टर देन यू हैव टू डू योर क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन आंसर्स। नाउ पेज नंबर 95, open your page number 95 in your book. It is exercise. Answer the following questions. The first question is, name all the areas that are controlled by Pakistan. आपको उन तमाम एरियाज़ के बारे में बताना है, उनके नाम बताने हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, जब हम सारे प्रोविंसेस की बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली सारे एरियाज़ जो है वो कवर हो जाएंगे। नाउ द आंसर इज़ ओके, नाउ द आंसर इज़ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, फॉर्मली NWFP, ठीक है, एंड बलूचिस्तान। इन एडिशन टू दीज there is the province like unit of Gilgit-Baltistan, the capital territory of Islamabad, and federally administrated tribal area FATA, Azad Jammu and Kashmir. Azad Kashmir is also under the control of Pakistan but has its own legislature and codes. ठीक है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है लेकिन उसके अपना अलग कोड और अलग कायदे और कानून हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट्स आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डिड सिंध चेंज आफ्टर इट वॉज कॉन्कर्ड बाय द अरब्स। सवाल आपसे पूछा है कि सिंध में क्या चेंजेस आए अरब के इसको फ़तह करने के बाद, यानी जब अरबों ने सिंध को फ़तह किया तो सिंध में क्या चेंजेस आए। ठीक है, द चेंजेस आर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाय द अरब्स ब्राउट मैनी चेंजेस टू दिस प्रोविंस। इट बिकेम पार्ट ऑफ द अरब एम्पायर। मैनी पीपल एक्सेप्टेड इस्लाम। द लोकल लैंग्वेज सिंधी वॉज रिटन इन अरबिक स्क्रिप्ट। The people of Sindh provided invaluable knowledge about medicine, arithmetic to the Arabs, who then spread it to Europe at a large stage. Here is complete your answer 2. Now question number 3 is, write a short note on the समास। ठीक है, समास डेंसिटी। समास के ऊपर आपको नोट लिखना है और समास के ऊपर आप नोट लिखेंगे और समास की हेडिंग देंगे आप सबसे पहले। ठीक है, द समास केम टू पावर आफ्टर सुमराज। दे इस्टेब्लिश्ड ठट्ठा एज देयर कैपिटल एंड डेवलप्ड इट इनटू ग्रेट सिटी। देयर मोस्ट फेमस रूलर वर जाम तमाची एंड जाम Nizamuddin. The Samas claimed their descent from Persian kings. A very important event during the Samas period was that the rulers and the nobles started burying their dead in the graveyard of Makli instead of the Thatta. The later dynasties continued practice and eventually became the 4th largest graveyard in the world. Even today it is still known for its beautiful tombstones. Right? 3 questions हो गए। यहाँ क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, सब बच्चे इसको अपनी कॉपी में ये 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। आफ्टर देन बाकी के चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आई विल एक्सप्लेन यू रिमेनिंग चैप्टर एंड देन वी विल डू द रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।